तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस को केडीवी लाइव के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हैं, यानी कि अपने बिजनेस का विज्ञापन देना चाहते हैं केडीवी लाइव को, तो फिर आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको केडीवी लाइव के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को केडीवी लाइव के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ और फिर अपने बिजनेस को आप ग्रोथ दिलाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में कोरोना का कहर शुरू हो गया है। जी हां, बिहार में कोरोना की दस्तक के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब बिहार में 7 विदेशी पर्यटकों समेत कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर के 11 हो गई है। इसमें 4 लोग रविवार को जांच के दौरान पॉजिटिव पाए गए। जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज गया में पाए गए। ये सभी विदेशी पर्यटक हैं। जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए विदेशी पर्यटकों को आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि इसमें किसी प्रकार का लक्षण नहीं पाए गए हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव विदेशी पर्यटकों की निगरानी रखी जा रही है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार में ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी किया था। साथ ही साथ पटना, पूर्णिया समेत 38 जिलों में शीतलहर को लेकर के लोगों को अलर्ट किया गया। खबर के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने की आशंका है, जिसके कारण बिहार के सभी जिलों में ठंडी हवाएं चलेगी, जिससे यहाँ के तापमान में गिरावट आएगी और फिर लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने आज 28 दिसंबर 2022 से बिहार में ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी किया है। वहीं 30 से 31 दिसंबर के बीच बिहार में शीतलहर चलने की भी आशंका जताई है, जहां साथ ही साथ बिहार के लोगों को सावधान रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि अगले 48 घंटे के अंदर बिहार के कई जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक के नीचे आ सकता है, जिससे ठंड में जबरदस्त वृद्धि होगी। वहीं सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में वाहन चलाते समय आप सावधानी बरतें, नहीं तो फिर दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों सीमांचल वासियों के लिए खुशखबरी है। जब करीब 14 साल बाद कोसी और सीमांचल का इलाका रेल मार्ग से जुड़ेगा, इसकी तैयारी चल रही है। जब सोमवार को नरपतगंज फॉरबिसगंज के बीच ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया है। 14.6 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड की दूरी करीब 10 मिनट में तय की गई है। इसके लिए सहरसा जंक्शन से पावर भेजा गया था। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक इस रेलखंड पर पहली बार ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया है, जो कामयाब रहा। इस रेलखंड पर जल्द ही CRS की उम्मीद लगाई जा रही है। जब ट्रायल रिपोर्ट CRS को भेजी जाएगी। कयास लगाया जा रहा है कि नए साल में सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी एक बार फिर से उलझ गई है। जब बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री कब और कैसे सुलझेगी, ये एक बड़ा सवाल है। 14 जून 2022 को दोपहर में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई थी, तब हर कोई चौंक गया था। किसी को यकीन नहीं था कि इतना होनहार और हिट एक्टर आखिर क्यों जिंदगी से इतना परेशान हो गया, उन्होंने मौत को गले लगा लिया। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, ये बात आज भी राज है। अब 2.5 साल बाद जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले मुंबई के सरकारी अस्पताल के एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। इसके लिए मिशन 60 के तहत अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधा बढ़ाई जा रही है। सेटिस्फेक्शन ऑफ पेशेंट की कैटेगरी में बिहार के बक्सर सदर अस्पताल में DM की स्पेशल केयर अब रंग लाई है। अस्पताल की व्यवस्था में सुधार और कार्य संस्कृति में बदलाव हुआ है, जिससे सेटिस्फेक्शन ऑफ पेशेंट की कैटेगरी में बक्सर सदर अस्पताल बिहार में अव्वल आया है। यह जिसके तहत पटना में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने मिशन 60 के तहत प्रदान की है। आपको बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने तथा अस्पतालों की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार मिशन 60 की शुरुआत की है। तो दोस्तों बात करते हैं कि नए साल में आम लोग बिहार पुलिस से सोशल मीडिया हैंडल
यानी कि ट्विटर, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप से जुड़ करके अपनी शिकायत कर सकेंगे। इनके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान भी होगा। इन सोशल मीडिया हैंडल को यूजर फ्रेंडली बनाने और फिर इनके माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के तत्काल निपटारे को लेकर के पुलिस मुख्यालय मैकेनिज्म डेवलप करने में जुटी हुई है। एडीजी जीएस गंगवार ने बताया है कि पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया हैंडल से सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर के मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले बिहार पुलिस के नाम से मिलते जुलते व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक, ट्विटर अकाउंट चलाने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे ऐसे अकाउंट बंद कर दें। मुख्यालय की जानकारी में ऐसे कई अकाउंट है जिनमें बिहार पुलिस का आधिकारिक लोगो, चित्र या फिर मिलते जुलते नाम रखे गए हैं। ऐसे लोगों को 1 जनवरी तक की मोहलत दी गई है कि वे इन अकाउंट्स को बंद कर दें, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार पुलिस का ट्विटर पर एकमात्र वेरीफाइड अकाउंट है जिस पर आधिकारिक सूचना दी जा रही है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बाल और फिर बंधुआ मजदूरों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी ईंट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों में बाल और बंधुआ मजदूरों की संख्या कहीं अधिक है। इससे संबंधित शिकायत श्रम संसाधन विभाग को मिली है, जिसके बाद विभाग ने जिलों में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ईंट भट्टों की जांच करें और वहां काम करने वाले मजदूरों का ब्यौरा तैयार करें ताकि शिकायत की पुष्टि हो सके। ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को स्कूलों तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी भी ईंट भट्टों के मालिकों को दी जाएगी कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, उनके भट्टों पर किसी तरीके का काम नहीं करें। इसको लेकर के समय समय पर अचानक निगरानी करने के लिए टीम जाएगी। ईंट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, जांच में इसकी भी रिपोर्ट बनेगी ताकि वहां काम करने वाले मजदूरों को विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सके। मजदूरों के काम करने के घंटे और फिर मेडिकल सुविधा की रिपोर्ट भट्टा मालिकों से मांगी जाएगी। वहीं जहां पर मजदूरों के लिए श्रम नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, वहां पर भट्टा मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा विभाग के अधिकारी करेंगे। आपको बता दूं कि ईंट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों को उनके पैसे कैसे और फिर कितने दिया जाता है, इसका भी रजिस्टर्ड मेंटेनेंस होता है या नहीं, और वहां काम करने वाले मजदूरों का बैंक खाता या फिर आधार है या नहीं, इन सब बातों की पूरी डिटेल्स ली जाएगी ताकि मजदूरों को आधार से जोड़ा जा सके और फिर वे कई तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ठंड की वजह से स्कूल बंद हो गए हैं। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। दरअसल बिहार में इन दिनों हार कपा देने वाली ठंड देखने को मिल रही है। लोगों का इस करकराती ठंड में घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि 31 दिसंबर के बाद भी अगर मौसम की स्थिति खराब रही तो फिर ये छुट्टी कुछ दिन और बढ़ा दी जाएगी। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोगों का बुरा हाल हो रखा है। आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी बिहार में बारिश की स्थिति पैदा कर रही है। जब बिहार में घने कोहरे की वजह से ठंड बढ़ी है। जब पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में पटना में अधिकतम तापमान जहां 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार का औसत अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। वहीं औसत न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान अररिया में 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड और घने कोहरे के कारण मौसम विभाग ने बिहार में लोगों से अपील की है कि जिन क्षेत्रों में घना कुहासा छाया रह रहा है, वहां के लोग सड़क पर यातायात के दौरान विशेष सावधानी बरतें। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और फिर न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट देखी जाएगी। वहीं दिन के समय आसमान अगले 5 दिन तक साफ रहेगा। हल्की बूंदाबांदी होने की वजह से अधिकतम तापमान में कमी आएगी और फिर दिन और रात के तापमान का फर्क होगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी किसान हैं तो फिर देश का सरकारी बैंक पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए बड़ा तोहफा लेकर के आया है। अब अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो फिर आपको सिर्फ एक मिस कॉल करनी है। किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके तहत उनके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि आपको किन नंबरों पर मिस कॉल करनी होगी। तो बात करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में बताया है कि अगर किसानों को पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए इन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
किसानों को सिर्फ एक मिस कॉल करना है और उसके बाद में पैसे उनके खाते में आ जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से किसानों को कृषि लोन की सुविधा दी जा रही है, जिसके तहत किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। इस लोन के लिए SMS करके मिस कॉल दे करके और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। हालांकि आपको पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, बात करते हैं कि लोगों के मन में देश के राज्यों के मुख्यमंत्री की संपत्तियों के बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहती है। जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है, वहीं सबसे गरीब मुख्यमंत्री की बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। यह देश के सभी 30 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का विश्लेषण करने के बाद कुछ रोचक जानकारियां सामने आई है, जो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे अभी कि देश के कौन से मुख्यमंत्री सबसे अमीर है, कौन से मुख्यमंत्री गरीब हैं, कौन किस कैटेगरी में है, यह अभी हम आपको बताएंगे। जी तो बात करते हैं कि जगन रेड्डी की संपत्ति 370 करोड़ रुपए है, जो सबसे अधिक है। जी 370 करोड़, इसमें विरासत में मिली संपत्ति के साथ साथ हासिल की गई संपत्ति भी शामिल है। 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले एकमात्र अन्य मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खारू है, जो दूसरे नंबर पर है। उनकी कुल संपत्ति 132 करोड़ रुपए है। सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति 178 करोड़ रुपए है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश के तीसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जब पटनायक की कुल संपत्ति 63 करोड़ 72 लाख रुपए है। वहीं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी देश के चौथे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, इनकी कुल संपत्ति 37 करोड़ 24 लाख रुपए है। जबकि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो देश के 5वें सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, इनकी कुल संपत्ति 28 करोड़ 14 लाख रुपए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुल संपत्ति 1 करोड़ 56 लाख रुपए है। जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संपत्ति केवल 15 लाख रुपए है, जो सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे कम है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति के बारे में बात किया जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति 1 करोड़ से कम है। नीतीश कुमार की संपत्ति 56 लाख रुपए है। सभी मुख्यमंत्रियों की संपत्ति उनके चुनावी हल्फनामे के अनुसार बताई गई है, जो आपसे शेयर किया जा रहा है। वहीं पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी करोड़पति हैं। उनके पास 1 करोड़ 4 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा देश के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। उनके हल्फनामे के अनुसार उनके पास फिलोसफी में डॉक्टरेट, राजनीति विज्ञान में MA और कानून की डिग्री है। दोस्तों, बात करते हैं कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। CBI ने उनके खिलाफ एक पुराना मामला फिर से खोल दिया है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने इसे लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार सरकारी धन और सत्ता का दुरुपयोग करता रहा है। उसी का परिणाम है कि आज लालू जी की पूरी जिंदगी जेल में कट गई है। जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से होए। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 3 मंजिला मकान करीब 5 करोड़ में खरीदी गई थी। CBI जांच में पाया गया था कि ये सब अवैध कमाई से खरीदा गया था। अलग अलग कंपनियां बनाई गई थी, जिससे काला धन अर्जित किया गया था। उसी काले धन के माध्यम से ये मकान खरीदा गया था। उन्होंने कहा कि बिना किसी पुख्ता प्रमाण के CBI किसी मामले की जांच नहीं करती है। आगे सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मैं तो चाहूंगा कि बिहार में सरकार चले और तेजस्वी यादव जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने। ऐसा ना हो कि कहीं नीतीश जी पलट जाए। इसके बीच डील भी हुआ था कि दोनों दल का मर्जर होगा। 2023 शुरू होते होते तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहना है सुशील कुमार मोदी का, जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद है। सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि इस संबंध में जगदानंद सिंह ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहा था कि नीतीश कुमार जी को अब बिहार की गद्दी छोड़ करके केंद्र में चले जाना चाहिए और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देनी चाहिए, यानी कि मुख्यमंत्री बना देनी चाहिए। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा था कि जिस तरह VP सिंह ने त्याग किया था, उसी प्रकार नीतीश कुमार को भी बिहार की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि महागठबंधन के पास बहुमत है, सरकार उन्हीं की बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार जल्द गद्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि अगले चुनाव में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। मेरा मानना है कि अगला चुनाव किसने देखा है? अगले चुनाव में तो बीजेपी बिहार में सरकार बनाएगी, तेजस्वी को कहाँ फिर मौका मिलने वाला है। लालू जी को जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2023 में काफ़ी उथल पुथल होने वाला है, सिर्फ इंतज़ार कीजिए।
दोस्तों बात करते हैं कि इन दिनों मंत्री तेज प्रताप यादव खूब परेशान हो गए हैं। जहां उनका परेशानी का कारण एकमात्र प्लेन है। जी हां, प्लेन। मंत्री तेज प्रताप यादव के घर के ऊपर से फ्लाइट गुजरने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। इस बारे में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि दिन रात इसकी आवाज़ उन्हें सुनने को मिलती है। जब घर के ऊपर से प्लेन जाता है तो फिर उनका दिमाग खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो आदत हो गई है, लेकिन कोई नया इंसान हमारे यहाँ पर आएगा तो फिर दिन रात प्लेन की तेज आवाज़ सुन करके शॉक हो जाएगा। वीडियो बनाने के दौरान तेज प्रताप यादव ने ये सारी बातें कही है। लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। वो अपनी वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कड़ाके की ठंड में सफ़ेद टी शर्ट पहने राहुल गांधी सुबह जब कई प्रमुख नेताओं की समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे तो फिर उनके इस कदम से ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लगती है, ठंड क्यों नहीं लगती है। जब कांग्रेस समर्थक ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि इस यात्रा रूपी तपस्या पर निकलने और शानदार फिटनेस के चलते दिल्ली की कड़ाके की सर्दी भी राहुल गांधी पर बेअसर हो गई है। जब मंजित नाम के एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने कहा कि जो तपस्या करते हैं उनको सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता है, जब तपस्वियों को सिर्फ उनका तप ही याद रहता है। राहुल गांधी भी अभी अपनी तपस्या कर रहे हैं, जब तप का तेज अलग होता है। वैसे राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी टी शर्ट के जरिए कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़े होने की राजनीति संदेश दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों को आगामी 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में अहम नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने संबंधित स्कूलों को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की वीडियोग्राफी करना आवश्यक है। जब इसमें लापरवाही करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कोई भी स्कूल में इनके खिलाफ जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दूं कि सीबीएसई अब किसी भी वक्त सीबीएसई बोर्ड डेट शीट 2023 जारी करने की उम्मीद है। अब ऐसे में जिन छात्राओं ने कक्षा 10-12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकरण कराया है वे सीबीएसई 10वीं डेट शीट 2023 और सीबीएसई 12वीं डेट शीट 2023 जारी होने के बाद डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए स्टूडेंट को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर के लॉगिन करना होगा। वहीं पर यह परीक्षा 15 फरवरी 2023 से शुरू होनी है। इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा 1 जनवरी 2023 से शुरू होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जी हां, कोरोना संकट के बीच एक राहत देने वाली खबर यह आई है कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही सरकार ने इसकी कीमतें भी जारी कर दी है, निर्धारित कर दी है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की कीमत 800 रुपये प्लस 5% जीएसटी होगी। बताया जा रहा है कि सरकार ने नेजल वैक्सीन की कीमत तय की है और बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे दी है। वहीं सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन की कीमत 325 रुपये तय की गई है। हालांकि फिलहाल ये वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट सेंटर पर ही मिलेंगे। आपको बता दूं कि कंपनी प्राइवेट सेंटर्स पर इस वैक्सीन की कीमत 1200 रुपये रखना चाहती थी, लेकिन सरकार ने इसकी कीमत 800 रुपये तय की है। तो दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वीर बाल दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए सोमवार को मुगल शासक औरंगजेब का जिक्र करते हुए गुरु गोविंद सिंह के त्याग और बलिदान का जिक्र किया है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि मुगल शासक और उनके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि औरंगजेब और उनके लोग तलवार के दम पर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 2 मासूम बच्चों को मारने का फैसला किया। उस युग की कल्पना करें जब औरंगजेब के आतंक के खिलाफ और भारत को बदलने की उसकी योजनाओं के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी एक पहाड़ की तरह खड़े हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ धार्मिक कट्टरता से अंधी हुई शक्तिशाली मुगल सल्तनत थी और दूसरी ओर भारत के प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार ज्ञान और जीवन जीने वाले हमारे गुरु थे।
दोस्तों अब बात करेंगे कि नीतीश सरकार द्वारा बिहार में बोर्ड, निगम और आयोग का पूर्ण गठन करके महागठबंधन में शामिल पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को उच्च पदों पर नियुक्त करने की संभावना जताई जा रही है। यह महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि शुक्रवार को 10 सर्कुलर रोड पर विधायक दल की हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इसका संकेत दिया था। राजद विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अलावा मंत्रियों, विधायकों और एमएलसी ने भाग लिया था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि संगठन में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को जल्द ही पूर्ण गठित किए जाने वाले बोर्ड और निगम में नियुक्ति की जाएगी। राजद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, खनिज विकास बोर्ड, राज्य वित्त आयोग आदि सहित लगभग 4 दर्जन बोर्ड, निगम और आयोग है जिन्हें एनडीए शासन के दौरान की गई नियुक्तियों से छुटकारा पाने के लिए पूर्ण गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन निकायों से भाजपा नेताओं को हटाने के लिए कवायद की जाएगी। दोस्तों अब बात करेंगे कि कोरोना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। नए साल के जश्न में फिर खलल डालने वाले कोरोना की एंट्री हो गई है। चीन के नए कोरोना वेरिएंट ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब देश में BF7 वेरिएंट की दस्तक के बाद केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक अलर्ट हो गई है। जब वहीं WHO की वीकली कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अलावा दुनिया के 6 देशों में इस महामारी ने तेजी से अपने पैर पसारे हैं और इसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। जब कोरोना को लेकर के केंद्र की ओर से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन इस बीच बिहार के गया में कोरोना विस्फोट की संभावना बढ़ने लगी है, जो नए लहर की आहट हो गया है। बोधगया में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि विदेशी श्रद्धालुओं का गया आना कोरोना का एपीसेंटर बन सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि टेस्टिंग बड़े पैमाने पर की जाए, क्योंकि कोरोना का ये वेरिएंट एक शख्स से 15 से 18 लोगों में फैल सकता है। नए वेरिएंट की बात करें तो फिर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BF7 है। कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में हुए म्यूटेशन से ये बना है। नए वेरिएंट का नाम BF7 वेरिएंट बाकी कोरोना वेरिएंट से खतरनाक है, क्योंकि ये शरीर में बनी एंटीबॉडी को भी चकमा दे रहा है। यानी कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि कोरोना वैक्सीन पहले से ले चुके हैं, आपके शरीर में वायरस की एंटीबॉडी है, इसके बावजूद भी आप संक्रमण हो सकते हैं। ऐसे में फिलहाल सावधानी ही एकमात्र रक्षा कवच है। नए वेरिएंट से संक्रमित होने पर बुखार, थकान, गले में खराश, लगातार खांसी, नाक बहना, सिर में दर्द, कम सुनाई देना, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, कंपनी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसे में मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें। 2 गज की दूरी को अवश्य ध्यान में रखें। दोस्तों बात करते हैं कि त्योहारी सीजन में कंफर्म टिकट हासिल करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। जब कई बार ऐसा होता है जब आपको तत्काल टिकट आरक्षण सिस्टम के तहत भी कंफर्म टिकट नहीं मिलता है। यदि कोई आपात स्थिति है और फिर आपके पास एक विकल्प के रूप में केवल ट्रेन यात्रा है, तो फिर एक तरीका है जिससे आप बिना कंफर्म टिकट के भी भारतीय रेलवे की ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिना कंफर्म टिकट के ट्रेन में यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि यदि आपको किसी कारणवश कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है, तो फिर भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार आप अभी वेटिंग टिकट का उपयोग करके भी यात्रा कर सकते हैं। इन विकल्प का उपयोग करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि वेटिंग टिकट खिड़की के से प्राप्त किया जाना चाहिए। वहीं आप ऑनलाइन कंफर्म ना हुई टिकट के साथ यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेन के प्रस्थान करने के समय तक सीट की पुष्टि नहीं होने पर टिकट के पैसे यात्री को वापस कर दिए जाते हैं। इसलिए टिकट विंडो से वेटिंग लिस्ट या फिर करंट बुकिंग टिकट प्राप्त करने के बाद यात्री ट्रेन के TTE से कंफर्म करके पता कर सकते हैं कि चार्ट बनने के बाद भी कोई सीट खाली है या नहीं। यदि आपके पास ये टिकट है तो फिर टिकट चेकर यानी कि TTE आपको यात्रा करने से नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि TTE के पास ट्रेन में कोई अतिरिक्त सीट नहीं बची है तो फिर आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। दोस्तों बात करेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह काफ़ी पॉपुलर स्टार में गिनी जाती है। यह सोमवार को एक्ट्रेस बिहार में बेतिया में पहुंची, जहां से उनकी वीडियो वायरल हो रही है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आपको बता दो कि इस वीडियो में अक्षरा स्कूटी पर सवार होकर के नजर आ रही है और उनके पीछे भाग रही इस भीड़ को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। जी हाँ, इसके पहले आपने अक्षरा सिंह का ये हाल शायद नहीं देखा होगा, जब बेतिया में सोमवार को एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह एक प्रत्याशी के प्रचार के लिए रैली में शामिल हुई थी, लेकिन वहाँ हालात कुछ ऐसे बन गए कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ गया। अक्षरा को स्कूटी के पीछे बिना चप्पल पहने देखा जा सकता है। अक्षरा की एक झलक पाने के लिए बेताब लोगों की भीड़ ने उन्हें यहाँ से भगाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल बिहार के बेतिया में चुनावी रैली में कुछ इस कदर भीड़ उमड़ गई कि अभिनेत्री अक्षरा सिंह को अपने प्रशंसकों से बचने के लिए स्कूटी से भागना पड़ा, और भी बिना चप्पल के। अभिनेत्री अक्षरा सिंह के इस तरह के भागने के संबंध में बताया जा रहा है कि रोड शो करने के बाद उनका काफिला शहर से दूर एक गाँव में पहुँचा था, जिसके बाद वे नीचे उतर गई। अक्षरा सिंह के गाड़ी से नीचे उतरते ही उनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस की भीड़ लग गई। लोग सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े, जिसके बाद अक्षरा सिंह को भीड़ से बचाने के लिए मेयर प्रत्याशी के पति ने अपना स्कूटी पर बैठाया और फिर भीड़ से उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्कूटी स्टार्ट की तो भीड़ उनके पीछे दौड़ने लगी, जिसके बाद किसी तरीके से अक्षरा सिंह को सुरक्षित बेतिया वापस लाया जा सका। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित सबैया एयरपोर्ट उड़ान योजना में शामिल हो चुका है। जब परिचालन को लेकर के जल्द से जल्द नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। इसको लेकर के विभिन्न एयरलाइंस कंपनियां बोली लगा सकती है। इसको लेकर के नगर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल ने एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिया है। वहीं आज जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दिल्ली में स्थित नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल से मुलाकात करके जिले की सबैया एयरपोर्ट से परिचालन गतिविधि शुरू करवाने की मांग की है। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। कैबिनेट में कुल 7 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। बिहार में एक हेलीकॉप्टर एवं जेट इंजन विमान की खरीदारी की जाएगी। इसके लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। बिहार में वर्तमान में एक विमान और एक डॉल्फिन हेलीकॉप्टर उपलब्ध है, जिसे उड़ान योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में सुदूर इलाके में अवस्थित रनवे की लंबाई कम होने की वजह से एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। बिहार से बाहर लंबी दूरी की यात्रा के लिए C-19 विमान की सीटिंग कैपेसिटी कम होने एवं यात्रा में अधिक समय लगने के कारण जेट विमान सीटर 10+2 सीटर की सेवा बाहरी स्रोतों से ली जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना का संकट मंडराने लगा है। कई देश में जहां कोरोना के चलते लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं, तो फिर वहीं अब भारत में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। हाल ही में दूसरे देश से भारत आए 8 विदेशी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जब बिहार के गया एयरपोर्ट पर बैंकॉक के 3 और म्यांमार के 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर म्यांमार से आए 4 विदेशियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। जब कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया था, जबकि दूसरा मलेशिया के कुआलालंपुर से आया था। तो दोस्तों, बात करते हैं कि साल 2023 आने में अब से कुछ ही दिन बाकी है। नए साल के आने के साथ ही देश में कई नियम भी बदल जाएंगे, जो लोगों के जीवन में सीधा असर डालेंगे। 1 जनवरी 2023 से बदलने वाले नियमों में बैंक लॉकर, क्रेडिट कार्ड, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, मोबाइल फ़ोन के IMEI से जुड़े कई नियम हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हो रही है कि 1 जनवरी 2023 से 1000 रुपये का नया नोट आ जाएगा, और इसी दिन से 2000 रुपये का पुराना नोट भी बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 से 1000 रुपये का नया नोट आ जाएगा बाजार में, यानी कि मतलब कि मार्केट में चलन के लिए, और 2000 रुपये का नोट बैंकों में वापस लौट जाएंगे। हालांकि सरकार ने 1000 रुपये के नए नोट जारी करने और फिर 2000 रुपये के नोट को वापस लेने से जुड़ा हुआ कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया गया है। जब PIB फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो का सच जानने के लिए जांच पड़ताल की। PIB फैक्ट चेक ने अपनी जांच में पाया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में किए जाने वाला दावा
पूरी तरीके से गलत है, फेक है। इसका सीधा मतलब ये हुआ है कि 1 जनवरी 2023 से ना तो 1000 रुपये के नए नोट आ रहे हैं और ना ही 2000 रुपये के नोट बैंकों में वापस लौटाए जा रहे हैं। यह 2000 रुपये का नोट पहले की तरह ही चलता रहेगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की धार्मिक मैसेज को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें और ना ही सोशल मीडिया पर किसी ग्रुप में फॉरवर्ड करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र नियमित करने का फॉर्मूला तैयार किया है। जब पिछले दिनों कुलपतियों के साथ बैठक में सरकार ने उनसे इसे शेयर की भी किया है। इसके तहत सत्रों को नियमित करने की जिम्मेदारी कॉलेजों को सौंप दी गई है, जहां उसे प्रश्न पत्र तैयार करने, परीक्षा लेने से लेकर के कॉपी जांच तक का टास्क सौंपा गया है। सरकार का मानना है कि इससे शैक्षणिक सत्र को नियमित करने में आसानी होगी और छात्रों को परेशानी नहीं होगी। जब पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक की थी, इसके बाद तैयार फॉर्मूले को अमल में लाने की योजना पर मंथन हुआ। हालांकि इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा विश्वविद्यालय को दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार की होने वाली बिहार यात्रा पर कहा कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले की यात्रा उनकी सफल हुई होती तो फिर इस यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल में समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। यह 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार कई यात्रा निकाल चुके हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रदेश कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की पहले की यात्रा अनुपयोगी रही है, लेकिन अब हम लोगों को विश्वास है कि उनकी अगली यात्रा उपयोगी होगी। ये पूछे जाने पर कि भाजपा नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल उठा रही है, जगदानंद सिंह ने कहा कि मूर्खता कोई मत करें। नीतीश कुमार बहुत पवित्र कार्य करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का पूरा कार्य क्षेत्र है और कार्य क्षेत्र के भीतर भ्रमण करने जाना और निदान करना राजनीति का सबसे बड़ा विषय होता है। वहीं पर कोलकाता में तेजस्वी यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात पर जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ऐसे कार्यक्रम में जाएंगे जिसमें हमारी राष्ट्रीय गंगा नदी की पवित्रता को बनाए रखने को लेकर के बात होगी। वे राजद के तरफ से नहीं, बिहार की तरफ से पीएम मोदी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी कारण से उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बिहार में अब जहां भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यात्रा करेंगे, हम भाजपा के कार्यकर्ता ठीक उनके पीछे पीछे चलेंगे, वहां जाकर के उनकी नाकामियों की पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा शुरू होते भाजपा की टीम गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में जाकर के जनता को ये बताएगी कि सीएम नीतीश कुमार जी ने कैसे आपको झांसे में लिया है। अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हैं और दूसरी तरफ लोगों के सामने सरकार झूठा आंकड़ा पेश करती है, लेकिन अब भाजपा ऐसा नहीं होने देंगी। अब हम लोग जनता के सामने इनकी दोहरी नीति का पर्दाफाश करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के किसी भी जिले में अगर एयरपोर्ट बनने में देरी हो रही है तो फिर उसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़ा हाथ है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बयान के बाद जदयू आक्रामक हो गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सोमवार को नित्यानंद राय पर जम करके हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कहते हैं कुछ और करते कुछ और हैं। नीतीश कुमार बिहार के ही नेता नहीं बल्कि पूरे देश के लिए समर्पित है, उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास विकास को लेकर के कोई एजेंडा है ही नहीं, ये सभी जान चुके हैं। 2024 में बीजेपी की विदाई तय है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि नित्यानंद राय हाल ही में राज्यसभा में एक मानवाधिकार से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में मानवाधिकार हनन का मामला 40% सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसमें भी 90% अल्पसंख्यक, दलित और महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। इससे स्पष्ट हो कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ केंद्र में भी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि किसी भी राज्य की उन्नति का पैमाना वहां के नागरिकों के जीवन स्तर से पता चलता है, यानी कि आप कितना कमाते हैं और किस किस मद में खर्च करते हैं। आपके घरों में दैनिक उपयोग की कौन सी सामग्री है, जैसे मनोरंजन की सामग्री, भौतिक संसाधन आदि पर कौन से राज्य में कितना खर्च होता है,
वहीं उस राज्य की संपन्नता का सूचक। और फिर ऐसे एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कार के मामले में बिहार देश में सबसे फिसदी राज्य है। यहाँ के परिवारों में कार आज भी एक बड़ा सपना है और यहाँ तक कि मात्र 2% लोग ही जिनके पास अपनी गाड़ी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति परिवार कार के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ मात्र 2% परिवार के पास ही कार है। एक प्रकार से ये डाटा इस बात का सूचक है कि बिहार में गरीबी चरम पर है। यहाँ के लोगों को कार खरीदना आसान नहीं है। यहाँ तक कि कार उपयोग के मामले में बिहार सबसे पिछले पायदान पर है। राज्यों की समृद्धि से जुड़ी हुई इस रिपोर्ट में बिहार का पिछड़ापन झलकता है। देश के छोटे से छोटे राज्य में भी बिहार से बेहतर स्थिति है। विकास के कई पैमाने पर पिछड़ा बिहार का कार मालिकाना भी सबसे पिछड़ा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।